माननीय और राज्यसभा में मेरे साथी सम्माननीय सुशील मोदी जी, भारत सरकार मंत्री गिरिराज जी, हमारे अश्विनी चौबे जी, नित्यानंद राय जी, हमारे सभी सांसदगण, विधायकगण, पूर्व में मंत्री रहे सभी सम्मानित हमारे नेतागण, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए हमारे पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं, देवी और सज्जनों और हमारे मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथ, आज मुझे स्वर्गीय कैलाशपति मिश्रा जी के 100वीं जन्म जयंती, शताब्दी की जन्म जयंती के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होने का सौभाग्य मिला, मौका मिला। मैं अपनी ओर से यहाँ बैठे हुए मंच के तमाम नेताओं की ओर से और बिहार के लाखों कार्यकर्ताओं की ओर से आदरणीय कैलाशपति मिश्रा जी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर पार्टी को नई ताकत के साथ नहीं सिर्फ बिहार में बल्कि सारे देश में पार्टी आगे बढ़े, इसकी उनसे जीवन में जो हमको सीख मिली वो अभी हमारे लिए प्रेरणा लेकर मैं आगे काम कर रहा हूं। मित्रों, कैलाशपति मिश्र जी पार्टी के प्रथम पंक्ति के नेता थे। कैलाशपति मिश्र जी पार्टी के प्रथम पीढ़ी के नेता थे। उन्होंने अपना जीवन और अपना बाल्यकाल अगर आजादी की लड़ाई में, फ्रीडम फाइट में और क्विट इंडिया मूवमेंट में लगाया तो आजादी के आने के साथ साथ उनका संपर्क राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हुआ और 1945 में वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में उन्होंने जीवन को अपनी दृष्टि और जीवन को अपना समर्पण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा को दिया। संगठन के विस्तार के लिए, संगठन में बाद में उनको जनसंघ में काम करने का मौका मिला तो पार्टी के एक्सपेंशन के लिए और बाद में भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने सारा जीवन लगा दिया और पार्टी के आज ये जो हम स्वरूप देख रहे हैं उसके दधीची के रूप में नींव में कैलाशपति मिश्रा को दिखते हैं। इस बात को हमको ध्यान रखना। मित्रों, एक बात और हमको ध्यान रखनी चाहिए। जब कैलाश जी राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे थे तो उस समय खोने को सब कुछ था, पाने को कुछ नहीं था। ये आज का माहौल नहीं था कि हम सोच सके कि कभी हम एमएलए बन जाएंगे, कभी हम एमपी बन जाएंगे, कभी हमारी सरकार आएगी। वो समय ऐसा था जब पाना तो दूर, खोने के लिए तैयार रहना पड़ता था। ऐसी परिस्थिति और ऐसे परिस्थिति में कैलाश जी ने अपना सारा जीवन लगाया और पार्टी को इस विराट वृक्ष के रूप में उन्होंने हम सब लोगों को अपने जीवन में लगा कर। मैं यहां ये भी कहना चाहूंगा कि वो पार्टी के बिहार के भीष्म पितामह, उन्होंने अपने आप को समर्पण करके, सैक्रिफाइस करके, ये छोटी घटना नहीं है। जब राज्यसभा के लिए उनका नाम तय हुआ तो उन्होंने बड़े सहज कहा, मुझे संगठन में रहने दीजिए और हमको दलितों में काम को आगे बढ़ाना है, कामेश्वर पासवान को राज्यसभा में भेजिए। इस तरह की बात उन्होंने। आप याद कीजिए, यह वातावरण हमारी पार्टी में ही हो सकता है, किसी और पार्टी में नहीं हो सकता। और इस तरीके के उदाहरण कैलाश
प्रेरणा के साथ हम अपने काम को ताकत दें, इसकी आवश्यकता है। मैंने शायद पिछली बार भी बताया, लेकिन मैं दोहराना चाहूंगा। मेरी उम्र 11 साल 12 साल की होगी। 1971 का चुनाव था। जहां तक मुझे याद पड़ता है कि वो पटना लोकसभा की सीट का चुनाव उन्होंने 1971 में लड़ा था और उनका अक्सर हमारे घर आना जाना होता था। वो जनसंघ की टोपी पहन करके, दिए का निशान था, वो हमारे घर आए। मैं छोटा था, कौतूहल सर ने पूछा कि कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। उन्होंने कहा हम चुनाव जीतेंगे, जनसंघ आगे बढ़ेगा। मैंने जो पड़ोस में सुना था, अरे सर हम लोग चुतिया हैं यहाँ तब वो बच्चे थे हमारे साथ में, वो भी तो मैंने उनसे कहा कि हमारी स्थिति अच्छी तो होगी, व्यवस्था है, लेकिन शायद जीतना संभव नहीं होगा। उस समय मुझे याद है कैलाश जी ने कहा था हम विचारधारा के लिए लड़ते हैं और विचारधारा के लिए हम समर्पित रहते हैं। यह तो पड़ाव है, पूर्ण विराम नहीं है। आगे और बढ़ेंगे और हम जीवन में सफल होंगे। मैंने उनसे एक और प्रश्न पूछा था कि आप सभी सीटों पर क्यों लड़ रहे हो, क्योंकि उस समय जब विधानसभा का चुनाव आया था तो सभी सीटों पर चुनाव हुआ था। तो उन्होंने उत्तर दिया था कि जीतना तो संभव नहीं होगा, लेकिन दिया का निशान घर घर पहुंचाएंगे, इसलिए हम काम करेंगे। मैं आपको ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज जब हम बापू सभागार में इतनी बड़ी संख्या में दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल के रूप में बैठे हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि किन महानुभावों ने अपना जीवन लगा दिया, जिसके कारण आज हम यहाँ पर। उन ददीचियों को हमको भूलना नहीं चाहिए, उनके जीवन से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने विचारधारा की बात कहे तो वो अपने आप में एक संस्था है। मैं सभी का नाम नहीं ले सका, सभी अध्यक्षों का, और मैं देख रहा हूं कि जब अध्यक्षों को मैंने देखा तो यहां भी अध्यक्ष, 2 पीढ़ियों के अध्यक्ष को यहां मुझे दिखते हैं, और ये सभी अध्यक्ष कैलाशपति मिश्रा जी के हाथों के बनाए हुए कार्यकर्ता हैं। ये भी हमको समझना है, कितनी लंबी तपस्या है। इसीलिए मैं कहता हूं कि कैलाश जी अपने आप में एक संस्था थे, एक इंस्टीट्यूशन थे, और उन्होंने दलितों के, आज ये जातीयता की बात, जनगणना की बात हर एक तरीके से होती है। कैलाश जी ने समाज के सभी वर्गों को बराबर से आगे बढ़ाने का काम किया और एक माला में पिरोने का काम किया। तो कैलाश मुझे याद है वो बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर थे जब कर्पूरी ठाकुर ने पहली बार ओबीसी का रिजर्वेशन लगाया था। मुझे याद है कि दलितों के लिए और सोशल सामाजिक न्याय के लिए कैलाश जी हमेशा लड़ते रहे। मुझे याद है कि आज भारतीय जनता पार्टी, जिसमें सभी समाज के लोग नेतृत्व कर रहे हैं, इसकी नींव किसी ने रखी है तो कैलाशपति मिश्र ने रखी। ये बात भी हमको ध्यान में। इसलिए मित्रों, मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि जो इस बात के लिए कैलाश जी ने अपना जीवन लगाया, वही भारतीय जनता पार्टी की सोच, विचारधारा, दृष्टि, कार्य करने का तरीका, उसी को उन्होंने आगे रखा है। ये अंत हो गए, अंत वाले का जो व्यक्ति समाज में खड़ा हुआ, अंतिम पायदान पे व्यक्ति, उसकी चिंता हो, इसको किसने रखा था? ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद से निकला हुआ अंत्योदय, और इसको आगे मोदी जी ने बढ़ाया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको करके दिया तो नरेंद्र मोदी जी। गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान, सबको सशक्तिकरण
सशक्तिकरण के साथ समाज में खड़ा करो। इस उद्देश्य को लेकर के पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री मोदी जी कार्य में जुटे। मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? मित्रों, ये सबका साथ सबका विकास ये नारा नहीं है, ये हमारे जीवन में कार्य करने का लक्ष्य है। आप बताइए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसने किसानों को ताकत दी है कि नहीं दी है? आप बताइए, उज्ज्वला योजना, इसने महिलाओं का सशक्तिकरण किया है कि नहीं किया? आप बताइए, स्वच्छता अभियान में 12 करोड़ बहनों को इज्जत घर दे करके महिलाओं को इज्जत देने का काम मोदी जी ने किया है कि नहीं किया? आप बताइए, ये सौभाग्य योजना के तहत कोई भी घर बिना बिजली के न रह जाए, इसका काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया कि नहीं किया? मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, आप बताइए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, ताकि भारत का कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए, इसकी व्यवस्था की कि नहीं की? ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसका जीता जागता ये रास्ता है, इसको हमको समझना है। और इसीलिए धन्यवाद। इसीलिए मैं ये कहता हूं, आप बताइए, पिछले 10 साल यूपीए की सरकार में ये नारी सशक्तिकरण विधेयक ये पार्लियामेंट में पड़ा रहा कि नहीं पड़ा रहा? किसी ने इसको सुन ली? प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 दिन के अंदर नारी शक्ति वंदन विधेयक ला करके उनको रिजर्वेशन देने का काम किया। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने, मैं महिलाओं को बधाई देता हूं, मैं नारी शक्ति को वंदन करता हूं। एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया और आगे चल करके आपको खुशी होगी कि 2029 में जो पार्लियामेंट बनेगी और जो विधानसभाएं 27 के बाद बनेंगी, उसमें महिलाओं को आरक्षित सीट से चुन के आने का मौका मिलेगा। इस तरीके से इसलिए मैं कहता हूं, गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, सबके लिए काम करने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। अभी आजकल बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है बैकवर्ड ओबीसी। हम वो लोग हैं, और कैलाशपति मिश्र जी उन लोगों में से हैं जिन्होंने ओबीसी की लड़ाई को धरती पर अपने नेतृत्व में लड़ा। और कहने के लिए कह रहा हूं, याद कीजिए, कांग्रेस पार्टी को क्या नैतिक अधिकार है? कांग्रेस पार्टी ने काका कालेलकर का रिपोर्ट बताइए, उसको रिजेक्ट किया था कि नहीं किया था? उसके बाद मोरारजी देसाई ने मंडल कमीशन लगाया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी दोनों रिपोर्ट पर बैठे रहे कि नहीं बैठे रहे? कुछ नहीं किया। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने आकर उसके बाद रिजर्वेशन दिया। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि 1992 के बाद 1992 में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी को केंद्रीय सर्विस में नौकरी मिलने रिजर्वेशन होना चाहिए, तब जाकर के रिजर्वेशन 1995-96 में। और ये लोग आजकल ओबीसी के चैंपियन बने। आप बताइए, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया कि नहीं किया? क्यों कांग्रेस पार्टी, क्यों यूपीए, जिसमें लालू भी थे, जिसमें बाकी लोग भी थे, क्यों उन्होंने ओबीसी को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया? आज ओबीसी की बात करते हैं। मैं ये सारी बातें आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से ओबीसी की चिंता की गई है, ओबीसी को आगे बढ़ाने का काम किया है, वो हम सब लोगों को ध्यान रखना। मैं बिहार की बात नहीं करना चाहूंगा, मेरा बिहार से लंबा संबंध रहा है। मैंने बिहार को मुसीबत में देखा, मैंने बिहार में नेतृत्व को किस तरीके से समझौता करते हुए लोगों के हितों के खिलाफ
और कांग्रेस पार्टी लोगों के हित के सिवाय हित के से अलग हट करके अपने भ्रष्टाचार में। मैंने वो भी दिन देखे हैं जब सामाजिक न्याय का नारा लगा करके आने वाले लोग अपने परिवारों के और अपने घरों में अपने तिजोरियों में धन भरने के सिवाय कोई काम नहीं किया, वो समय भी देखा। लेकिन मैं ये गौरव के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने बिहार को हमेशा मुख्य धारा में लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये बात मैं गौरव के साथ। आप बताइए, पहला ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था कि नहीं दिया था? आप बताइए, दूसरा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस दरभंगा में नरेंद्र मोदी जी ने दिया कि नहीं दिया? मैं ही स्वास्थ्य मंत्री था, नीतीश बाबू से मांग मांग के थक गया। मंगल बाबू बैठे हैं, जमीन दे दो, जमीन दे दो, जमीन दे दो। बोले मेडिकल कॉलेज को ऊपर ही बना दो। मैंने कहा नहीं, मुझे नई जगह चाहिए, नहीं दी जगह। आज भी भारत सरकार का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस दरभंगा के लिए पैसा रखा हुआ है। जैसे ही आगे काम शुरू होगा उसको पूरा किया जाएगा। ये हमारे आप बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1000 करोड़ रुपए 5 मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए दिए कि नहीं दिए? आप बताइए, 6 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के लिए आपको 1000 करोड़ रुपए 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिया कि नहीं दिया? जहां 2 पूर्व मंत्री बैठे हैं, अश्विनी चौबे जी और मंगल पांडे जी, पूछिए, केंद्र सरकार ने दिया, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के लिए दिया। और अभी 15वें फाइनेंस कमीशन में भी 6017 करोड़ रुपए देने का काम भारत सरकार ने किया। ये हमको ध्यान रखना। लेकिन हमारे ये यहां का नेतृत्व जो भ्रष्टाचार से ऊपर से नीचे आकर डूबा हुआ है, भाई को भाई से लड़ाओ, तुष्टीकरण की राजनीति करो, इसमें मस्त है, व्यस्त है। ऐसी सरकारों को गुड बाय कहने का समय आ गया है और भारतीय जनता पार्टी को लाने का समय आ गया। मैं यहां अभी जयप्रकाश जी के निवास स्थान पर जाऊंगा। मुझे याद है मेरा बचपन जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के समय गुजरा। मुझे याद है कदम कुआं में मैं जयप्रकाश नारायण के घर के आसपास कभी न कभी किसी न किसी बहाने आया करता था। सुशील मोदी जी, रविशंकर जी, राजेंद्र गुप्ता जी, अश्विनी चौबे जी, ये सब लोग उन दिनों जयप्रकाश नारायण जी के सानिध्य में आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम। मुझे याद है कि उसी समय लालू और नीतीश जी भी कदम कुआं के चक्कर लगाया। आज मैं सोचता हूं क्या से क्या हो गया, कहां से चले थे और कहां पहुंच गए। स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी जी के विरोधी, ये लालू जी ने अपनी बेटी का नाम मीसा, ये मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में वो बंद थे तब रखा था। इन्होंने अपनी जवानी विचारधारा के लिए लड़ने के लिए तय किया था, वो समझौते में आकर के आजकल उसी इंदिरा परिवार की चौथी पीढ़ी के साथ गलवाइयां कर रहे हैं और उसका स्वागत कर रहे हैं। ये भी मुझे देखने का मैं सोचता हूं राजनीति भी कैसी चीज है, कुर्सी भी कैसी चीज है। समझौता करते करते कहां पहुंच गए। यही पटना की धरती पर तुम सोनिया और राहुल का स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। यही विचारधारा की लड़ाई थी, इसीलिए तुमने अपनी जवानी दी थी, इसीलिए तुम मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में गए थे। लेकिन सत्ता और सत्ता के साथ साथ सत्ता सुख, इसके साथ समझौता करने वाले ये लोग, इनकी राजनीतिक विचारधारा कहां से चली और कहां पहुंच गई, कहां से संपूर्ण क्रांति और कहां से सामाजिक न्याय से निकल कर ये कहां पहुंच गए, यह भी हम सब लोगों ने देखा। मैं यहां ये भी कहना चाहूंगा